उत्तर प्रदेश के भरतपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम पुष्पराज था। उसकी उम्र 15 साल की थी और बचपन से ही उसे भूत प्रेतों का सामना करना पड़ता था। जब वो छोटा था तो उसे इन आत्माओं से बहुत डर लगता था। वे रात में उसकी आंखों के सामने आकर उसे डराते थे, लेकिन उसे किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती थी। पुष्पराज के माता पिता उसे समझाते थे कि ये सब उसका वहम है, लेकिन पुष्पराज ही जानता था कि वो वहम नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। दिन ब दिन वो और ज्यादा परेशान होता गया। जब वो 10 साल का था तब से ये सब शुरू हुआ था। उसके पास ऐसी शक्तियां कहाँ से आई ये वो भी नहीं जानता था, लेकिन उसने कई बार अपने बाबा को कहते सुना था कि उसके परदादा भूत प्रेत को देख सकते थे। तो पुष्पराज को लगा कि शायद उसे ये शक्ति वहीं से मिली होगी। जब वो 10 साल का था तो एक रात उसकी माँ ने देखा कि पुष्पराज बेतहाशा चीख रहा था और कह रहा था कि माँ, मुझे वो फिर से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस समय उसकी माँ ने इसे एक बुरा सपना समझ लिया। लेकिन फिर आए दिन डर के मारे पुष्पराज चीखने लगा तो उसके माँ बाबा को उसकी चिंता हुई और इसलिए वो उसे लेकर एक साधु के पास पहुंच गए। बूढ़े साधु ने पुष्पा को देखा और वो समझ गए कि उसे सच में भूत प्रेत दिखते हैं। ये बात उन्होंने पुष्पा के माँ बाप को बताई तो वो दोनों घबरा गए। लेकिन साधु ने पुष्पा को समझाया कि अगर वो भूतों से डरेगा नहीं तो भूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसके बाद पुष्पराज ने अपनी मानसिकता बदलने की कोशिश की और धीरे धीरे भूतों से डरना बंद कर दिया उसने। समय बीतता गया और पुष्पराज अब बड़ा हो चुका था, करीब 19-20 साल का। वो अब उन भूत प्रेतों को पहचानने लगा था। भरतपुर में रहने वाले लोग पुष्पा की अजीब सी क्षमता के बारे में जान चुके थे। तो एक दिन उसी के गांव में रहने वाले एक परिवार ने पुष्पराज से मदद मांगी। पुष्पा ने कहा कि आपको क्या मदद चाहिए। तो रजत नाम के एक आदमी ने कहा, पुष्पा, मेरा 12 साल का एक बेटा है। पिछले कुछ दिनों से वो अजीब सा बर्ताव कर रहा है। कभी भी अचानक से रोने लगता है और किसी से डर के कारण हमेशा अपनी माँ से लिपटा रहता है। क्या तुम बता सकते हो कि क्या परेशानी है? कहीं उसे भी तुम्हारी तरह कोई नजर तो नहीं आता? अब पुष्पा ने कहा कि ये जानने के लिए तो उसे उसके बेटे से मिलना होगा। तो वो रजत के साथ उसके घर गया। घर जाते तक शाम के 6 बज ही गए थे। पुष्पराज जैसे ही उसके घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत भारी था। हवा में अजीब सी सर्दी थी और दीवारों पर कालीमा छाई हुई थी। तभी उसे एक कमरे से आवाज आई और रजत ने कहा कि ये आवाज उसके बेटे की है, वो रो रहा है। पुष्पा उस कमरे में गया और उसने रजत के बेटे को अपनी माँ से लिपट कर रोते देखा। पुष्पा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत डरा हुआ सा था। अब हुआ ये कि पुष्पा ने कमरे में इधर उधर देखा, क्योंकि उसे वहां किसी और के होने का भी एहसास हो रहा था। तो तभी उसको कमरे के कोने में कोई खड़ी हुई नजर आई और वो कोई आम प्रेत नहीं बल्कि पिशाचिनी थी। उसका खून से रंगा मुंह और कटा फटा शरीर देखकर पुष्पा भी एक पल के लिए घबरा गया। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पूछा, क्यों पड़ी हो इस बच्चे के पीछे? पिशाचिनी ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, मैं पीछे नहीं पड़ी, ये खुद मुझे अपने साथ लेकर आया है और अब इसका खून पीकर ही जाऊंगी यहाँ से। पुष्पा ने कहा, ऐसा क्या किया इसने? तो पिशाचिनी ने बताया कि कुछ दिन पहले वो लड़का अपने स्कूल के आगे वाले पेड़ के नीचे बैठा था जिसमें पिशाचिनी का वास था। उसी पेड़ के नीचे पिशाचिनी को कैद करने के लिए लाल धागा बांधा गया था, जिसे उस लड़के ने खेल खेल में तोड़ दिया और फिर उस धागे को अपने हाथ में बांध लिया। इसलिए पिशाचिनी उसके साथ साथ आ गई और अब वो लड़का उसे देख सकता था और हमेशा डर के कारण अपनी माँ से लिपटा रहता था। ये सारी बात पुष्पा ने रजत को बताई तो उसका दिल दहल गया और उसने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो पुष्पा ने कहा कि वो सिर्फ भूतों को देख सकता है और उनसे बातें कर सकता है। भूतों को पकड़ने का तरीका नहीं पता उसे। तो उसने रजत को फौरन किसी साधु बाबा या तांत्रिक से मिलने की सलाह दी। रजत उसी दिन किसी साधु को बुला लाया और फिर 2-3 दिन तक कुछ अनुष्ठान चला, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को पिशाचिनी से छुटकारा मिल गया। रजत ने पुष्पा का भी शुक्रिया अदा किया
क्योंकि उसके बिना तो ये कर पाना मुश्किल था। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि पुष्पा ने कैसे रजत की मदद की। तो उसके गांव में रहने वाले जमींदार ने भी पुष्पा को मदद के लिए बुलाया। असल में गांव में उसका एक पुराना घर था जो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था, और वो इसलिए क्योंकि उस घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। तो डर के मारे जमींदार ने वो घर छोड़ दिया। अब जमींदार ने पुष्पा को उस घर में जाने के लिए कहा ताकि वो पता लगा सके कि सच में उस घर में कुछ है या वो सब बस उसका वहम है। तो रात को पुष्पा अपने खास दोस्त विजय के साथ उस घर में जाने के लिए तैयार हो गया। रात के सन्नाटे में वो घर बहुत डरावना लग रहा था। घर के बाहरी दीवारों पर काले निशान बन गए थे और घर दिखने में ही भूतिया लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, एक तेज हवा का झोंका आया और अचानक पुष्पा को कुछ एहसास होने लगा जैसे वहां सच में कोई है। पुष्पा घर के और अंदर गया। अब उस घर में सीढ़ियां बनी थी ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए। तो पुष्पा वही सीढ़ी के पास जाकर खड़ा हो गया और पूरे घर में नजर घुमाने लगा कि तभी उसे सीढ़ियों की ओर से घुंघरू की आवाज आने लगी। विजय को भी वो आवाज सुनाई दी तो वो घबरा गया। पुष्पा ने सीढ़ी की तरफ देखा तो अचानक उसे एक कमरे के दरवाजे पर किसी की परछाई नजर आई। पुष्पा तुरंत उस कमरे की तरफ भागा, पर ऊपर जाने के बाद उसे कोई नहीं दिखा। अब वो वहीं पर खड़ा हुआ था कि तभी उसको हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत मधुर और मीठी थी, लेकिन उसे सुनकर पुष्पा और विजय के शरीर में कपकपी सी छा गई। तभी पुष्पा को पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ तो वो फौरन पीछे मुड़ा और सिर्फ पुष्पा ने देखा कि उसके सामने साधारण से कपड़े पहने हुए एक औरत खड़ी थी और पुष्पा को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने पुष्पा से कहा, तो तुम मुझे देख सकते हो? पुष्पा ने कहा, हाँ देख सकता हूँ तुम्हें। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें जमींदार से? विजय चुपचाप खड़ा पुष्पा को देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे और क्या बात कर रहा है। अब उस औरत ने पुष्पा से कहा, यक्षी हूँ मैं, यक्षी, वो औरत जिसे जमींदार ने बेइज्जत किया था और मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उसके छोटे भाई से प्यार हो गया था मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका भाई मुझे धोखा दे रहा है। शादी का वादा करके मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो चला गया, और जब मैं जमींदार के पास मदद मांगने गई तो उसने अपने आदमियों के सामने जिल्लत किया उसने मुझे। अब उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। वो क्या सोचता है कि ये घर छोड़ देगा तो मुझसे बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसे तो मार कर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पुष्पा को उसके लिए बुरा लगा और उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। जमींदार ने किया तो गलत था उसके साथ, और उसकी सज़ा भी उसे मिलनी चाहिए थी। इसलिए उसने सोचा कि वो इस बार जमींदार की मदद नहीं करेगा। उसने यक्षी से कहा, ठीक है, तुम जैसे बदला लेना चाहती हो लो, लेकिन हाँ, जमींदार और उसके भाई के अलावा किसी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए किसी और को नुकसान बहुत पहुंचाना। यक्षी ने हाँ में सर हिलाया और फिर पुष्पा वहां से चला गया। जमींदार ने फिर पुष्पा से पूछा कि क्या वहां कुछ है, तो पुष्पा ने उसे सारा सच बताया, जिसको जानकर जमींदार की रूह कांप गई। उसने पुष्पा से मदद मांगी, लेकिन पुष्पा ने कहा कि ये कुदरत का करिश्मा है और अब जो होना है वो तो होकर रहेगा, इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस बात को 4 से 5 दिन बीत गए। जमींदार बहुत डरा हुआ था, तो उसने सोचा कि वो उस घर को बेचकर वहां से चला जाएगा। लेकिन घर बेचने के लिए उसे अपने भाई के सिग्नेचर की भी जरूरत थी। तो उसने अपने भाई को गांव बुलाया और घर के कागजात लेने के लिए जमींदार और उसका भाई उस घर में गए, लेकिन वहां से कभी लौटे नहीं, क्योंकि यक्षी ने उन्हें भागने का मौका ही नहीं दिया। अगले दिन दोनों की लाश घर पर पड़ी मिली और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उनका खून पी लिया हो। अब गांव में पुष्पा को सब और मानने लगे, और इसी तरह पुष्पा जब भी मौका मिलता सबकी मदद करने लगा। उसने इसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, ताकि लोगों को भूत प्रेत से छुटकारा मिल सके और गुनहगारों को उनकी सजा। कैसी लगी कहानी? पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी आपको रोजाना सुनने को मिलेगी।